हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्पायरेंट्स पर एक बार फिर से। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ क्राइम्स। ये पेपर 1 है, फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी। तो इसमें हम बात करेंगे जो लॉ ऑफ क्राइम्स के कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जल्दी से देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो हमने टर्म लिया है, कंसेप्ट लिया है, वो क्राइम लिया गया है। तो क्राइम से हम क्या समझते हैं? तो क्राइम क्या है? एन एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। तो कोई भी ऐसा कार्य है जो आईपीसी के अंतर्गत सजा योग्य है या दंडनीय है, तो उसे हम क्राइम कहेंगे। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसके बारे में। ए क्राइम इज ए सोशली हार्मफुल एक्ट, मतलब ये पूरे सोसाइटी या समाज को के लिए हार्मफुल एक ऐसा कार्य है, और जो ब्रीच करता है वैल्यूज ऑफ ए स्टेट या फिर सोसाइटी की। और ये अपराध का हम कह सकते हैं कि ये इसको लॉ प्रोहिबिट यानी कि रोकता है। और इसके अलावा इसमें जो कीवर्ड्स है वो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यानी कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जिसके एवज में या उसके खिलाफ जो आपराधिक मुकदमा चल सकता है और दोषी हो पाने पर पनिशमेंट मिल सकती है। तो किसी भी जो अपराध है या क्राइम है उसको एकदम से ही उसको पनिशेबल नहीं माना जाता। इसके लिए जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं वो सारा हम देखेंगे कौन कौन सी होती है। तो देन फाइनली एक अपराध को कमिट किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट जो होती है वो है इंटेंशन। तो ये पहली स्टेज होती है किसी भी क्राइम की। इंटेंशन मतलब इरादा, किसी को हार्म करने का या कुछ कुछ भी एक ऐसा गलत कार्य करने के लिए एक इरादा बनाना, तो उसको हम कहेंगे इंटेंशन। तो नो एनी एक्ट इज डन विदाउट इंटेंशन, कोई भी एक ऐसा कार्य किसी इंटेंशन के बिना नहीं किया जाता। और हर कार्य के पीछे एक फीलिंग इन दी हार्ट ऑफ मैन, मतलब मन में या एक ऐसा फीलिंग होती है कोई भी कार्य करने के लिए, और जिसे हम इंटेंशन कह सकते हैं। व्हेन एनी पर्सन इंटेंड्स टू डू क्राइम, जब भी कोई व्यक्ति जो क्राइम करना चाहता है, फर्स्टली फीलिंग सच एज क्राइम इन हार्ट, तो मतलब सबसे पहले वही है कि उसके मन में ये बात आती है कि कोई क्राइम करना है या फिर कुछ भी ऐसा कार्य करना है, तो उसे हम इंटेंशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई व्यक्ति है ए, प्लान्स टू मर्डर बी, बी को मारना या हत्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पर उसने सिर्फ इंटेंशन किया है। तो हेयर द इंटेंशन ऑफ ए इज टू मर्डर बी, यहाँ पर जो उसको चाह रहा है, उसकी चाहत है जो, वो इंटेंशन है। इट इज मेंशन हेयर दैट ओनली इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल, केवल जो इंटेंशन है यानी कि इरादा करना वो पनिशेबल या दंडनीय नहीं है। और ये फर्स्ट स्टेज होती है। इससे कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो आईपीसी 1860 के अंतर्गत दिए गए, यही हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है। तो जैसे कि सेक्शन 120 ए और 120 में जो क्रिमिनल यानी कि आपराधिक जो षड्यंत्र कोई कर रहे हैं, तो उसको दंडनीय माना गया है कि ये अपराध है, माना जाएगा। बाकी को इंटेंशन करना अपराध नहीं माना जाएगा। तो इन इट ए प्लानिंग टू कमिट एनी क्राइम इज डन, तो जब भी इसके बाद जो जो सेकंड स्टेप आता है तो वो प्लानिंग आता है। तो जो सेकंड है वो प्रिपरेशन है, यानी कि तैयारी है, सेकंड स्टेज है। और वही बात ये कह रहे हैं कि प्रिपरेशन के जो स्टेज आफ्टर इंटेंशन का अगला स्टेज होता है प्रिपरेशन। और इसमें खास बात क्या है कि मतलब कोई भी अपराध करने के लिए जो अलग अलग साधन है जिससे अपराध किया जाएगा, उन सबको इकट्ठा करना ये प्रिपरेशन है। तो इसका एक उदाहरण या इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एक एक व्यक्ति है वांट्स टू मर्डर बी, और वांट या तो उसका मर्डर करना चाह रहा है या उसके घर में चोरी करना चाह रहा है। तो इसने एक इरादा किया और ए रंजीत, तो फिर उसके बाद ये एक पॉइजन यानी कि एक जहर इकट्ठा करता है या खरीदता है जो भी है, और कलेक्ट वेपन्स और कुछ ना कुछ और हथियार, ये दे रहे हैं कुछ ना कुछ हथियार इकट्ठे करता है। तो ये प्रिपरेशन है। तो ओनली प्रिपरेशन इज नॉट ऑफेंस। तो यहाँ जो प्रिपरेशन है, जैसे कि इंटेंशन था और प्रिपरेशन, इन दोनों को ऑफेंस नहीं मान रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिनकी प्रिपरेशन भी ऑफेंस यानी कि अपराध माना जाएगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सेक्शन 122 में बताया गया है कि जो सरकार के विरुद्ध अगर वार की तैयारी यानी कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑफेंस माना जाएगा प्रिपरेशन के अंतर्गत, या फिर क्राइम माना जाएगा। दूसरा जो एक्सेप्शन रहेगा इसका, जिसको क्राइम मानेंगे, तो वो रहेगा सेक्शन 126 के में बताया गया है, प्लंडर विद द कंट्री हु हैव पीसफुल, जिस भी देश के साथ हमारा जो अच्छा रिलेशन है उससे संबंधित जो भी अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है,
तो उसको भी हम यही मानेंगे, अपराध मानेंगे। और थर्ड, अगर कोई रोबरी यानी कि रोबरी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसको भी हम मानेंगे कि ये अपराध है। तो जो लास्ट स्टेज है वो क्राइम की, वो है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट ये थर्ड स्टेज है या लास्ट स्टेज है, और ये पनिशेबल है। जो पहली दो स्टेजेस हैं कुछ अपवादों को छोड़कर वो पनिशेबल नहीं थी, और ये जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट का मतलब है किसी, ये फाइनल स्टेज जहाँ पर हम किसी क्राइम को करने का प्रयास करते हैं, तो ये पनिशेबल रहेगा। और इट इज अटेम्प्ट कैरेज क्राइम टू, मतलब ये किसी भी क्राइम को जो कंप्लीट करता है, पूरा करता है। और क्राइम हम जैसे इसके एग्जांपल देख सकते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि धारा जो 307 है, तो वो एक क्राइम है और अटेम्प्ट है। या फिर अटेम्प्ट टू मतलब खुद को आत्महत्या का प्रयास करना भी 309 के तहत इसको भी अपराध माना गया है। तो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं, थोड़ा समझना भी आसान रहेगा। डिफरेंसेस के साथ साथ जो सारी बातें हम देख चुके हैं वही एक बार से रिवाइज होंगी। तो जो प्रिपरेशन है वो सेकंड स्टेज है, और अटेम्प्ट है वो थर्ड स्टेज है क्राइम करने की। और जो प्रिपरेशन है वो कलेक्टिंग मीन्स ऑफ किसी भी क्राइम को कमिट यानी कि करने के लिए, तो साधनों को इकट्ठा करना, जैसे जहर मैंने अभी एग्जांपल देखा था, या फिर वेपन्स यानी हथियारों को इकट्ठा करना। और जो अटेम्प्ट होता है वो प्रयास होता है क्राइम को कमिट करने का। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है, जो प्रिपरेशन इज नॉट क्राइम इटसेल्फ। जो प्रिपरेशन है वो अपने आप में एक अपराध नहीं है, जबकि जो अटेम्प्ट है वो अपने आप में क्राइम इन इटसेल्फ। सॉरी। तो प्रिपरेशन जो लास्ट डिफरेंस है वो है, प्रिपरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एंड पनिशेबल। जो पनिशेबल जो हम देख चुके हैं उसको पनिशेबल नहीं माना गया है कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। और जो क्राइम है ये अटेम्प्ट है वो पनिशेबल है। नेक्स्ट जो देख लेते हैं क्या है, असॉल्ट और बैटरी, या इसको बिट्री भी बोल दिया जाता है। तो जो असोल्ट है ये टोर्ट का ही एक पार्ट कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं इसमें। तो असोल्ट का मतलब होता है कि किसी को मतलब डराना, धमकाना, या फिर मौखिक तौर पर। जबकि जो बिट्रे है या बैटरी है, इसमें हम एक फिजिकल टच को लेके चलेंगे, यानी कि फिजिकली हार्म होगा, और विदाउट दी पर्सन कंसेंट, उस व्यक्ति के सहमति के बिना ही आप इरादतन उसको टच कर रहे हैं या फिर हार्म कर रहे हैं, और या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी यानी कि उसकी व्यक्तिगत आज़ादी को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये असोल्ट में रहेगा, और बिट्रे में रहेगा फिजिकली हार्म। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। असोल्ट में आता है डराना, धमकाना, और फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और बैटरी में आएगा फिजिकली हार्म। तो डिफरेंस यहाँ पर एक बार फिर से दिखाया गया है। टू थ्रेटन ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए असोल्ट बोलेंगे, और हार्म यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हम बोलेंगे उसको फिजिकली कांटेक्ट होना जरूरी है यहाँ पर बिट्रे। और इसके अलावा आप देख लीजिए इसमें दो तीन बातें और हैं। असोल्ट इज अटेम्प्ट टू कमिट ए बिट्रे। जो असोल्ट है वो प्रयास होता है बिट्रे यानी कि एक फिजिकली हार्म करने का। और ये है जो बिट्रे है वो एग्रीवेट यानी कि एक बिगड़ा हुआ सा रूप होता है असोल्ट का, यानी कि उससे अगली स्टेज है। तो इसके अलावा इसमें एक लास्ट जो है, जो यहाँ पर असोल्ट में फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, और यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट मस्ट है। और फॉर एन असोल्ट ए मियर प्रिहेंशन ऑफ डेंजर इज सफिशिएंट। तो यहाँ पर मतलब एक डराना धमकाना काफी है असोल्ट के अंतर्गत, और यहाँ पर फिजिकली फोर्स यानी कि व्यक्तिगत बल या वॉयलेंस इत्यादि की जरूरत है या फिर माना जाता है बिट्रे में। तो अगला देख लेते हैं राइटिंग। ये सारे क्वेश्चन हम अपने मन से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं, या कह लीजिए आते ही हैं। तो जो अगला कंसेप्ट है हमारा राइटिंग यानी कि दंगा। तो राइट का मतलब हम समझ सकते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 146 में। जब भी फोर्स और वायलेंस इज यूज, जब भी किसी हिंसा और बल का प्रयोग किया जाता है, और किसके द्वारा, बाय एन अनलॉफुल असेंबली, किसी भी एक ऐसे जो कानून के तहत गठित संघ या असेंबली नहीं है, और बाय एन मेंबर देयरऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच, मतलब किसी भी कुछ को हार्म करने के लिए कुछ भी एक ऐसा वायलेंस या हिंसा या बल का प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा। और यहाँ पर जो इसके लिए सजा बताई गई है राइट के लिए, दंगे के लिए, या फिर बलवा, इसको हिंदी में क्वेश्चन आएगा बलवा करके, कि कंसेप्ट ऑफ बलवा क्या है। तो यहाँ पर जो भी अगर कोई इसके लिए गिल्टी पाया जाता है तो उसको क्या क्या सजा हो सकती है वो बताया गया है, कि इसको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, और मे बी एक्सटेंड टू 2 years, और विद फाइन, यानी कि जो 2 साल की सजा हो सकती है, और फाइन हो सकता है
और बोथ, दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एफरे, ये भी इससे संबंधित टर्म ही है। इसमें क्या होता है, एफरे शब्द का मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज्यादा लोगों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पर लड़ाई तो कर ही कर रहे हैं, एक को चोट लग जाती है, दूसरा चोट मारता है, ये दो बातें शामिल रहेंगी। तीसरा या फिर हथियारों का यूज होता है, हथियार निकल आते हैं, तो उसको हम एफरे कहेंगे। तो जो सेक्शन 159 है वो बताता है आईपीसी का कि एफरे क्या होता है, इसको डिफाइन कर रहा है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स बाय फाइटिंग इन ए पब्लिक प्लेस, तो जो ये लड़ते हैं पब्लिक प्लेस में, यानी कि एक तरह से ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब दी पब्लिक पीस, जो लोक शांति है उसको भंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कमिट कर रहे हैं एफरे। तो एफरे का मतलब यही होता है कि शांति को भंग करना या कला है, ये इसी तरह से, मतलब लड़ सड़क पे कोई लड़ रहा है उस तरीके से। तो एन एफरे इज कमिटेड एज ए पब्लिक ऑफेंस, ये एक सार्वजनिक या फिर सोसाइटी का अपराध भी कह सकते हैं। टू टेरर, मतलब लोगों को डराने धमकाने के लिए या फिर एक आतंक फैलाने के लिए, तो वही सब बातें हैं इसमें। तो ये हम डिफरेंस देख लेते हैं। अनलॉफुल असेंबली यानी कि एक गैदरिंग है जो कानून के दायरे से बाहर है, यानी कि कानून उसको इजाजत नहीं देता। और राइट के बीच में जो डिफरेंस देख लेते हैं, तो जो राइट राइट है या फिर दंगे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो टोटल के टोटल जो सभी मेंबर होते हैं उन सबको दंड दिया जाता है, और ये नहीं देखा जाता कि कौन-कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन नहीं कर रहे थे, किसका कितना योगदान था और कितना कम था या ज़्यादा था। और एफरे में क्या होता है, जो-जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि जो-जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको ही दंड मिलेगा या वो ही दंड के भागी रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और अब फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो अनलॉफुल असेंबली को जो डिफाइन कर रहा है वो सेक्शन 141 कर रहा है, और इसके अंतर्गत हम इसको कह सकते हैं कि एक ग्रुप है जो, ये भी अनलॉफुल असेंबली ही है, गैदरिंग ही है। ग्रुप ऑफ 5 और मोर, यहाँ पर जो असेंबली है वो 5 और 5 से ज़्यादा की होगी, और कॉन्स्टिट्यूट अनलॉफुल असेंबली। तो इसमें एक 144 ये बताता है इसके बारे में, और ये सब लोग इकट्ठे होकर क्या कर सकते हैं या करना चाह रहे होते हैं। ऑल दी मेंबर्स कमिट एन एक्ट, ये कोई भी एक ऐसा कार्य करेंगे या काम करेंगे जिनका इन सब का इंटेंशन सेम रहेगा, इरादा सेम रहेगा, और जिसके प्रति ये कोई भी एक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट या व्यक्ति इंडिविजुअल वो भी कॉमन ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये लॉफुल अनलॉफुल असेंबली के बारे में हमने देखा। तो जो सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी इज एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ, जो सेक्शन 143 है वो क्या बताता है कि जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, मतलब कि जो लोग जो शांति है उसको भंग कर किया जाता है, किसके द्वारा, बाय एन इंटेंस ऑफ यूजिंग, यानी कि बल का यूज करके और हथियारों को, डेडली वेपन्स यानी कि खतरनाक हथियारों का यूज करके, जैसे पिस्टल्स यानी बंदूक, गन, और इस तरह से और भी डेंजर जो भी हथियार हो सकते हैं, तलवार वगैरह, तो वो सब इसमें शामिल करते हैं कि ये पब्लिक यानी कि लोग की शांति को भंग करने के लिए। तो आईपीसी जो सेक्शन ये 144 है, इसमें इसको प्रोहिबिट यानी कि मना किया गया है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली करते हैं तो वो पनिशेबल रहेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि हूएवर बीइंग आर्म्ड, यानी कि हथियारों के साथ या फिर डेडली है हथियारों के साथ कोई इकट्ठा होता है, तो विच इज यूज टू वेपन, तो जो जो हथियार अपराध करने के लिए यूज किए जा सकते हैं और लोगों को डराने के लिए, किसी को मारने जाने के लिए, सबसे संबंधित, तो ये जो धारा 144 है ये फाइन कर सकती है और 2 साल तक की सजा यानी कि जेल भी कर सकती है और दोनों भी कर सकती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, और ये धारा 124 ए जो है वो सेडिशन के बारे में बताती है। तो जो सेडिशन होता है वो एक सरकार के अगेंस्ट कुछ भी आप कदम उठा रहे हो उसको हम सेडिशन मान सकते हैं। जैसे अभी पीछे भी हाल ही में एक जो अभी किसानों से संबंधित आया था, तो काफी सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था कि उन्होंने सेडिशन किया है सरकार के खिलाफ। तो कुछ पत्रकारों को भी डाल दिया जाता है कई बार मिसयूज भी हो जाता है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन सेडिशन को हम धारा 124 ए से डिफाइन करते हैं। तो पर्सन हु कोज वायलेंस और हु इंसाइट, ये पे प्रयास करते हैं जो वो हिंसा का कारण बनते हैं, फिर ऐसा कुछ प्रयास करते हैं अदर्स के लिए, वायलेंस को गठित करने के लिए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो। तो एक व्यक्ति है वो काफी इंपॉर्टेंट, एक ही व्यक्ति है जो प्रयास करता है इसको हिंसा के लिए और एक असेंबली को गठित करने के लिए, इन सब के लिए, तो वो काफी इंपॉर्टेंट माना गया है इसके अंतर्गत। तो मतलब एक व्यक्ति को भी डाल सकते हैं जिसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लग सकता है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास में हम देखते हैं क्या होता है, इसको धारा 441 में बताया गया है आईपीसी की। तो इसमें छोटी सी यही बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसता है और वहां पर उसको परेशान करता है या फिर कोई अपराध करता है, उसकी इंसल्ट करता है, उसको एंगर करता है, annoy करता है,
तो वो सब में क्रिमिनल हम ट्रेसपास मानेंगे। तो आप देख लीजिए इसमें अलग से क्या बताया गया है, एक बार रोक के देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि क्या-क्या इसमें बातें आती हैं। हम आगे देख लेते हैं। तो अगला बताया गया है इसमें जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, मतलब एक इकट्ठा होके और कंस्ट्रक्ट जो जिम्मेदारी बनती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेक्शन जो 34 है आईपीसी का, ये इसके बारे में ही बात करता है। तो जो जब कई सारे लोग कॉमन इंटेंशन के साथ इकट्ठा होते हैं और किसी एक कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, और सेम मैनर एज इट इज डन बाय हिम अलोन, तो इन सब में मतलब सबको सबको जिम्मे उतना ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जैसे किसी एक अकेले व्यक्ति को। तो जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी सभी की इकट्ठी ही एक जिम्मेदारी या देयता बनती है, तो इसमें हम इसी चीज को देखते हैं। उसके बाद है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी मतलब अलग से, कन्फाइनमेंट मतलब जेल। जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोई हीरो होता है और आपस में जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, तो किसी एक कैदी को अलग से एक बिल्कुल छोटे से एक सीमित से सेल में डाल दिया जाता है, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। तो कम से कम इतने डाल ही देते हैं ताकि वो फिर से लड़ाई झगड़ा ना करें। और जो एक सेल होता है पर्टिकुलर, उसमें काफी अंधेरा होता है, मतलब और हाइट भी उसकी कम रखी जाती है ताकि वो बहुत ज्यादा परेशानी को झेले और दोबारा से वो चाहे कि इसके अंदर दोबारा ना आना पड़े। तो इसमें ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब यही है, आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जब भी कोई एक व्यक्ति एक ऑफेंस यानी कि अपराध को कन्विक्टेड या किसी दो जाता है, दोषी पाया जाता है, फॉर विच अंडर दिस कोड, तो मतलब जो सेक्शन 73 इस कोड के अंतर्गत क्या करते हैं, सेंटेंस उसको सजा दे जाते हैं टू रिगरियस इम्प्रिजन, मतलब कठोर सी जेल में डाल देते हैं उसको। इतनी ही बात है इसमें। तो ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन, मतलब जो ये कन्फाइनमेंट जो जेल है उसकी, वो पूरा का पूरा एक कोई एक पोर्शन हो सकता है जेल का, या फिर पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजमेंट, ये फिर उसी जेल का एक पार्ट हो सकता है। तो अभी आगे यही कह रहे हैं कि नोट एक्सीडिंग द 3 मंथ, ये 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2-3 बातें और हैं, वो देख लीजिए इसमें क्या-क्या बातें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आगे। अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब होता है, इसके बारे में धारा 307 में बताया गया कि आपने हत्या का, किसी व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो यहाँ पर हत्या कमिट नहीं हो पाती, मतलब जो प्रयास तो किया है लेकिन हत्या हो नहीं पाती है, लेकिन काफी ज्यादा हार्म हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, तो उसको मानते हैं अटेम्प्ट टू ये मर्डर, यानी कि हत्या का एक प्रयास किया गया बट वो फेल हो गया। तो हाउ एवर द ओनली, मतलब जो डिसिमिलरिटी है मर्डर में और अटेम्प्ट टू मर्डर में, वो क्या क्या है। मर्डर टेक्स प्लेस वेयर द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड हैज कॉज्ड द डेथ ऑफ द विक्टिम, कि एक जगह तो जो विक्टिम की डेथ हो जाती है, और वेयर एज अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या होता है, फेल हो जाता है अटेम्प्ट। तो इसमें यही बातें गई हैं, जो इलिस्ट्रेशन या एग्जांपल दिया गया है। ए शूट्स एट जेड, ए जेड की तरफ फायर करता है, शूट करता है विद द इंटेंशन टू किल हिम, उसको मारने के इरादे से। अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट, मतलब इन स्थितियों के अंतर्गत क्या होता है कि इफ डेथ एंश्योर, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको गिल्टी पाया जाता है मर्डर के लिए, और वो जिम्मेदार होगा या लाइबल होगा टू पनिशमेंट, सजा के लिए, अंडर दिस सेक्शन, यानी कि 307 के अंतर्गत। तो मर्डर मर्डर जो आता है वो 302 के अंतर्गत हम उसको लेके जो बताया गया है 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल दिया गया उसमें यही बताया गया है, ए विद द इंटेंशन टू केजिंग द डेथ ऑफ द चाइल्ड टेंडर ईयर्स, यानी कि एक छोटे से चाइल्ड को मारने के इरादे से ए कोई प्रयास करता है, और एक्सपोजेस टू हिम इन ए डेजर्ट प्लेस, और उसको कहीं छोड़ आता है, डेजर्ट यानी कि एक वीरान से सूखे या फिर रेगिस्तान के इलाके में। हैज ए हैज कमिटेड टू ऑफेंस डिफाइंड बाय दिस सेक्शन इवन तो द डेथ ऑफ द चाइल्ड डज नॉट एंश्योर, तो मतलब इसको फिर भी एक सजा का भागी माना जाएगा, या फिर इसको लायबल माना जाएगा अगर वो डेथ को ना भी मतलब बच्चा अगर बच भी जाता है तब भी। तो कहने का मतलब है, अगर अटेम्प्ट फेल हो जाता है तो वो फिर भी सजा मिलेगी। तो जो सजा मिलेगी वो 307 के अंतर्गत मिलेगी अटेम्प्ट टू मर्डर में। अगर हत्या हो जाती है या हत्या कर देता है, उसका अटेम्प्ट सक्सेस हो जाता है, तो वो फिर धारा 302 के तहत मर्डर का केस लगेगा या धारा लगेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ हो गए होंगे। तो काफी इजी और इल्यूशन फॉर्म में वे में बता रहा हूँ मैं आपको ये सब बातें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या कंसेप्ट है वो बाईगामी है। बाईगामी का मतलब होता है यानी कि 2 बार शादी करना। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी या किसी व्यक्ति की या किसी महिला या पत्नी या पति दोनों दोनों जीवित हैं, और फिर भी वो एक अलग से शादी कर लेते हैं, या वाइफ या फिर हस्बैंड ले आते हैं,
तो उसको हम बाईगामी कहेंगे। तो ये इसको धारा 494 बता रही है बाईगामी के बारे में। और इसमें ये बातें कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। तो बाईगामी हैज़, तो इसमें ये बताया गया कि नॉन कॉग्निजेंट यानी कि ये असंज्ञेय अपराध है और इसमें ये बेलेबल भी है, बेल मिल जाती है इसमें। तो जो नेक्स्ट है अडल्ट्री। अडल्ट्री हम पहले भी बात कर चुके हैं इससे पीछे वाली वीडियो में। तो अडल्ट्री का मतलब यही है कि भी एक अगर हस्बैंड और वाइफ हैं तो एक कपल है, तो अगर जो वाइफ होती है अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है तो उसमें जो महिला है उसको गिल्टी नहीं मानते थे, जबकि जो पति होता है वो सामने वाले जो व्यक्ति होता है उस पर केस दायर कर सकता था। तो इसमें यही था, इसको अभी हालांकि अभी हटा दिया गया है क्योंकि इसको लैंगिक भेदभाव के तौर पर देखा कोर्ट ने। तो 2018 में यही यहीं पर यहाँ पर यही बताया गया है कि आफ्टर हियरिंग ऑफ दोनों की दोनों साइडों को सुनने के बाद द सुप्रीम कोर्ट इन ए बेंच हेडेड बाय दी, मतलब सीजीआई ने जो बेंच बनी थी इसके लिए जो गठित की गई थी उसमें जो बेंच को हेड कर रहे थे वो दीपक मिश्रा थे, सीजीआई ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या कहा, सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी इज मतलब ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और इसको फिर अभी रद्द कर दिया गया है। तो अभी एडल्ट्री को अपराध नहीं माना जा रहा है। हालांकि अभी भी ये बेस है जैसे कि इसके बिहाफ पे अगर इस तरह का कुछ अपराध अपराध होता है तो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट दे लेते हैं न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है कि भी बाधा रुकावट या किसी भी इसी तरीके से बाधा या रुकावट क्रिएट करना। तो कोई भी ऐसा कार्य, ह्यूमन एक्टिविटी और फिजिकली condition that is harmful or offensive to others एंड गिव्स ए राइज टू कोज एन एक्शन। तो मतलब एक ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो दूसरे को हार्म करे और किसी कोई भी एक प्रतिक्रिया में कोई एक्शन लेने का कारण बने, तो इसे न्यूइसेंस कहते हैं। तो तो जो क्वेश्चन इसमें लॉ ऑफ क्राइम्स के अंतर्गत आएगा वो आएगा पब्लिक न्यूइसेंस, यानी कि सार्वजनिक रूप से या फिर लोग जो बाधा क्रिएट कर रहे हैं तो उससे संबंधित आएगा। तो क्रिएटेड इन ए पब्लिक प्लेस, जब ये बाधा या रुकावट ये फिर असुविधा क्रिएट की जाएगी पब्लिक प्लेस में तो उसे हम बोलेंगे पब्लिक न्यूइसेंस। तो ऑन पब्लिक लैंड अफेक्टिंग द मोरल्स, सेफ्टी और हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी के नैतिकता और सुरक्षा और स्वास्थ्य को अगर हार्म पहुंचा रहे हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो उसको हम पब्लिक न्यूसेंस में रखेंगे। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कार्य हैं या फिर काम हैं जो न्यूसेंस के अंतर्गत आ सकते हैं, पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे कि गलियों में पटाखे फोड़ना, फायर वर्क्स या फिर पटाखे बनाना। तो फिर डिगिंग ऑफ डिजीज यानी कि रोड पर गड्ढे खोदना या फिर यानी कि वेश्यावृत्ति करना किसी घर में या फिर किसी जगह पर। तो काफी मामले आते भी रहते हैं इस टाइप के जो पकड़े जाते हैं, न्यूज में बना ही रहता है टॉपिक। तो ये जो खतरनाक कुत्तों को रखना, तो काफी सारी ऐसी बातें, पोल्यूटिंग दी वाटर स्ट्रीम्स यानी कि जो हमारी नदियां हैं उनके पानी को गंदा करना। तो ये सब मतलब पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत हम इनको मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो अगला है एबेटर। तो ये भी एक कंसेप्ट है, इसमें हम मानते हैं कि भी कोई एक व्यक्ति है वो भी बराबर का भागी होता है किसी भी एक अपराध में, तो उसको भी बराबर ही दोषी माना जाता है। तो ये एबेटर का मतलब यही होता है, ए पर्सन हु बिकम्स इक्वली गिल्टी। तो मतलब उसको भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको भी बराबर तौर पर दोषी माना गया है। तो क्योंकि वो जान रहा है या फिर उसने भी सहायता की है किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में। तो आगे ये बता रहा है हु एड्स, मतलब ये सहायता करता है क्रिमिनल की, ये तो अपराध होने से पहले या फिर बाद में। तो आगे है मिसचीफ यानी कि शरारत कह सकते हैं इसको या फिर कुछ ऐसा गलत व्यवहार, इसको सेक्शन 425 में बताया गया है। हुएवर जो भी कोई विद इंटेंट टू कोज और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कोज रॉन्गफुल लॉस, मतलब जो भी एक ऐसा इरादा रखता है फिर जानता है कि इस ऐसा करने से किसी को गलत तरीके से नुकसान हो सकता है या फिर डैमेज हर्जाना हो सकता है किसी पर्सन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, तो उसको हम मिसचीफ को मान के चलेंगे, ये मिसचीफ कहते हैं उसको। और एनी सच चेंज या फिर उसकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा बदलाव हो जाए जो इंजूरियसली यानी कि एक नेगेटिव वे में बदलाव हो उसका, या फिर उसकी डिस्ट्रॉय करे या फिर डिमिनिश करे यानी कि नष्ट कर दे उसकी वैल्यू ऑफ या फिर उपयोगिता की उसकी किसकी उसकी प्रॉपर्टी की। तो मिसचीफ के अंतर्गत हम यही बातें लेके चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ट्रेसपास का मतलब ये होता है कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम इन्वेजन या घुसना जो किसी और के अधिकार में है या फिर उसके ऊपर किसी और का राइट्स है या
वो पोसेस करता है कि उसके ऊपर अधिकारों को लेकर। तो इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 441 में ऑफ आईपीसी, हूएवर एंटर्स इनटू प्रॉपर्टी इन दी पोसेशन ऑफ अनदर, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी में घुसना जिस जो किसी दूसरे व्यक्ति की है और किसी एक ऐसे इंटेंशन के साथ, इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, किसी एक अपराध करने की इरादे के साथ, और टू इंटिमिडेट इंसल्ट, उसकी इंसल्ट करने के लिए, और अनोइंग, इनकी नाराज या नुकसान करने के लिए, एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ इज सेड टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो धारा 441 याद रखने से संबंधित और किसी की ऐसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमें घुसना या परेशान करना या न करना है सारा। तो इसके अंतर्गत हमने इतने ही कंसेप्ट देखे हैं, तो कुछ रह भी गए हैं, तो देखते हैं अगर हो पाते हैं तो वो तो जल्द ही कोशिश करेंगे इसके लिए एक नया वीडियो लाने के लिए। तो इसके अंतर्गत हमने काफी सारा देखा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। इसके अंतर्गत काफी सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, टर्मिनोलॉजी भी रही है, जैसे कंसेप्ट ऑफ क्राइम्स, यानी कि क्राइम क्या है, उसके 3 बातें आती है इसके अंतर्गत। इंटेंशन होना चाहिए, फिर प्रिपरेशन और फिर अटेम्प्ट। फिर हमने इनके बीच में डिफरेंस भी देखा, फिर असॉल्ट और बिट्री देखा, डिफरेंस देखा इनके बीच में, राइटिंग दंगे देखे हैं सेक्शन 146 के अंतर्गत आईपीसी, और 147 के अंतर्गत राइट के संबंधित जो पनिशमेंट होगी गिल्टी मिलने पर, यानी कि दोषी पाने पर, तो वो देखा हमने। तो एफरे भी ये होता है कि भी अगर कोई पब्लिक प्लेस पे लड़ रहा है और हथियारों का यूज भी कर रहा है या किसी को चोट लग जाती है, तो उसको हम एफरे के अंतर्गत लेके चलते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली में हम देख के चलते हैं कि भी कोई भी एक ऐसी गैदरिंग जो बिना किसी कानून के दायरे से बाहर रहती है, और इसका मतलब ये होता है कि भी कुछ ऐसा इंटेंशन होता है उनको कुछ करने का, गलत कार्य करने का, और किसी सेम इंटेंशन रहती है और किसी कोई सेम ही ऑब्जेक्ट रहता है, यानी कि जिसके प्रति अपराध करने की कोशिश की जा रही है। और ये यहाँ पर ये पिस्टल्स, गन्स इत्यादि का या फिर धारदार हथियार भी लेकर इकट्ठे होते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली है, जो धारा 444 है वो इसको प्रोहिबिट यानी कि रोकती है ऐसी किसी भी अनलॉफुल असेंबली या गैदरिंग को। नेक्स्ट देख लें सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, जो कि धारा 124A में बताया गया है। किसी भी जगह अगर कोई भी अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई भी एक्ट करता है या फिर फीलिंग को जाहिर करता है, तो फैलाता है, तो उसको हम राजद्रोह की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब नेक्स्ट है क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि किसी कि अच्छा ये हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं शायद, आगे हम लास्ट में देखा था ये। तो आगे है जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। तो इसमें जब एक ग्रुप होता है या फिर कई सारे लोग होते हैं और उनका कॉमन इंटेंशन होता है कि कुछ कॉमन इंटेंशन होता है और उन सबको जिम्मेदार ठहराया जाता है किसी भी एक कार्य करने के लिए। और कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि जितना कि उस अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदार रहेगा उस अपराध के लिए या कार्य के लिए, और सब के सब भी अलग अलग तौर पे भी उतने ही जिम्मेदार, यानी कि सजा सबको बराबर ही मिलेगी। उसके बाद देखा था हमने सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो इसमें यही बातें थी कि किसी भी एक कैदी को अलग से एक कठोर कारावास, उस जेल के अंतर्गत ये सीमित किसी सेल में डाल दिया जाता है। तो रिग्रेसिव, तो एक कठोर टाइप का ये जेल होती है। तो इसमें यही बातें आती थी। फिर अटेम्प्ट टू मर्डर, और मर्डर देखा था हमने धारा 307 और 302। इसी में एक 309 भी होती है, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड यानी कि आत्महत्या को करने का प्रयास करता है, तो वो धारा 309 के अंतर्गत बताया गया है आईपीसी 1860 में। फिर बाईगामी है, यानी कि कोई महिला या पुरुष अपने पति या पत्नी के होने के बावजूद भी फिर से मैरिज करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो 7 साल की है और लायबल भी माना जाता है, फाइन के लिए भी नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। तो अडल्ट्री की हमने बात की थी, अब इसको रिवोक कर दिया गया है। तो फिर हमने पब्लिक न्यूसेंस देखा था और क्या-क्या उसके एग्जांपल्स हैं वो देखे थे। ये बेटर देखा था कि भी ए पर्सन हु बिकम्स गिल्टी इक्वली गिल्टी, बराबर ही मात्रा में गिल्टी है। जैसे अडल्ट्री में एक महिला को गिल्टी नहीं माना जाता था, यानी कि ए बेटर नहीं माना जाता था, जबकि जो एक पुरुष होता था जो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में संबंधित था, उसको हम ए बेटर यानी कि दोषी मानते ही थे उसको। तो आगे हमने मिसचीफ देखा। मिसचीफ में यही था कि कोई भी ऐसा कार्य या फिर जिसकी जानकारी, ऐसा कार्य या तो वो खुद करता है या इरादा रखता है या फिर उसको जानकारी होती है कि मैं अगर ऐसा कार्य करूँगा तो इससे सामने वाले को कुछ न कुछ नुकसान या हर्जाना हो सकता है, और उसको उसकी प्रॉपर्टी में या फिर उसकी जो वैल्यू है उसमें कुछ न कुछ डिमिनिश यानी कि डिस्ट्रॉय या फिर उसकी वैल्यू कम हो सकती है या उपयोगिता कम हो सकती है, तो वो मिसचीफ के अंतर्गत आएगा। तो क्रिमिनल ट्रेसपास ये हमने देख लिया था। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही रहेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।